Hello, good morning everyone. Today we are starting our seminar ankle weights. और ये अपना लेके जाना है, ये दही और इसमें स्प्राउट ये डाल के ये अपने साथ लेके जाना है। एक बोतल में डाल के दो मुझे। हमारा प्रोटीन खाना पानी फॉलिक एसिड विटामिन सब एक साथ जा रहा है। और हमारे एक्सरसाइज करने के लिए चल रहे हैं ना अभी, तब भी हमारी एक्सरसाइज हो रही है। आया पसंद? हाँ, स्टाइल पसंद आया? मैम काम के लिए जा रही हैं, लेट हो गई, फिर भी फटाफट अपने पहन लिए एंकल वेट्स। आज नेट की वजह से लेट हो गए। हमने थोड़ा ब्रॉड बैंड लगाया। बोलो। अच्छा, ये आ गई। इसकी तुम्हारी कितने बजे डिलीवरी हुई, क्या ड्यू डेट थी, फटाफट बता दो, हमारे ऑडियंस वेट कर रहे हैं आपकी। 2 को ड्यू डेट। 2 की 3 को? नहीं मैम, 2 अगस्त। अच्छा, बैठो बैठो, पकड़ने के। हाँ, ये तरीका होता है बैठने का। और आज डिलीवरी है सुबह। एडमिट किया तुम्हें 7 को? 5 दिन बाद। 7 को नहीं, 6 को ही कर लिया था कि 7 को इंड्यूस करेंगे। और फिर आज सुबह 8 6 को रात को किया, दवाई डाली, हल्के हल्के पेन है। तीसरे दिन डिलीवरी होती है, नॉर्मल जैसी होती है। अगर उतना ही टाइम हम इंड्यूस करने में देंगे तब इंडक्शन हमारी सक्सेसफुल होगी। हो क्या रहा है कि इंड्यूस किया नहीं होता, सिजेरियन कर दो, बच्चे को कुछ ना हो जाए। 9 महीने बच्चे को कुछ नहीं हुआ, आज कैसे हो जाएगा? उसको मालूम है आप एडमिट हो गए, जब पेन ही नहीं आ रहे तो। ये है कि थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ता है। अच्छा, वाह, क्या बर्दाश्त करना पड़ा? तुम्हें तो एपिड्यूरल लगा दिया था। बट मैम अंदर हाँ, से वो बर्दाश्त करने के बाद लगाया, जैसे लंबा टाइम था। तो हाँ, ये चीज़ अच्छा पॉइंट है कि थक वैसे ही जाते हैं। हम कोई काम नहीं कर रहे, लेकिन अगर मदर थकेगी तो बच्चा भी थकेगा। कैसे थकेगा कि वो एग्जॉस्ट हो रही है तो सांस नहीं ले पाएगी, या तो हमारा स्टेमिना हमेशा उतना हो, एक दिन में तो सडनली बढ़ नहीं जाएगा। उस हिसाब से कि आप अगर थक रहे हो तो सुलाने के लिए एपिड्यूरल दिया है बेसिकली, कि रात हो गई है। कल कब दिया था? कल रात शाम को दिया था। नहीं, कल दिया था ना, रात। परसों एडमिट किया था, कल रात। एक पहली रात तो जागी नहीं, नेक्स्ट डे रात को जागना मुश्किल होता, तो कल मॉर्निंग में लग गया था कि अभी नहीं हो रही डिलीवरी, एटलीस्ट सो जाओ तुम। ठीक है ना? तो ये ट्रिक है, ऐसा कुछ नहीं है मैं करती हूँ, कोई अलग करती हूँ, जो किताबों में लिखा है वही करती हूँ। कॉमन सेंस जरूर लग जाती है साथ में, है ना? कि पेशेंट थक गया होगा, ये तो किसी को भी दिखेगा ना। ये तो बुक्स में नहीं लिखा होगा कि ये थक जाएगा, जाग जाग के थक जाएगा। लेकिन हमारी सोसाइटी में फैल चुका है, ड्यू डेट निकलेगी तो सिजेरियन होगा। सिजेरियन इसलिए होता है कि हम एडमिट हो जाते हैं और फिर पूरा इंडक्शन नहीं देते। जितना टाइम एक चीज़ को खुलने में लगना है उतना ही लगना है, चाहे अपने पेन से लगता है या आर्टिफिशियल पेन से लगता है। तो जल्दी जल्दी अगर हम बढ़ाएंगे तो बेबी पे जोर पड़ेगा। एक चीज़ ने खुलने में जो टाइम लेना है वो लेना ही है। वो हार्ड होता है। सर्विक्स जो होती है पानी पी पी के सॉफ्ट होती है, पहले ऐसे छोटी सी होती है सुराही की तरह, पानी पी पी के ये इसकी थिकनेस होती है ना। मैं हाथ से बताती हूँ, जैसे ये है। हाँ, ओपनिंग ऐसे होती है, ऐसे होगी ओपनिंग। यहाँ पे रखा होगा यूट्रस। अब ये इतनी चौड़ी चीज़, मोटी चीज़ कैसे खुल जाएगी? ये पहले इसकी एक एक लेयर मिलती जाती है। ऑलमोस्ट 100 पेन्स में ये सुराही घड़े की तरह बन जाती है। फिर जब घड़े का छोटी गर्दन हो जाती है, फिर उसके बाद वो दूसरी डायरेक्शन में खुलता है। पहले तो वो उसकी लेंथ कम होती है, हम कहते हैं ना सर्वाइकल लेंथ। कल किसी ने पूछा, उसको अबॉर्शन हो गया था। क्वेश्चंस लाए हो आज? कल हमारी ना डिलीवरी रात भर होती रही, सारा स्टाफ थक गया है। सर्वाइकल लेंथ किसी ने पूछा, पहले अबॉर्शन हुआ था तो अभी बोला कि नेक्स्ट टाइम आपके स्टिच लगाएंगे। जो मिड ट्राइमेस्टर, जो कि 5th मंथ में अबॉर्शन होगा, पहली बात तो उसी में लगेंगे स्टिच। कि पहले शुरू में ही ग्रोथ नहीं हुई तो उसमें स्टिच पे तो कोई जोर ही, मतलब ओपनिंग में तो जोर ही नहीं पड़ा था। अभी शुरू में तो वॉल के अंदर ही होता है, ये जैसे यूट्रस की वॉल है तो यहाँ कहीं होता है। ओपनिंग का तो कोई अभी चक्कर ही नहीं है। बहुत थिक होता है ये यूट्रस की मसला। आज सही बने, टेढ़े मड़ा बन जाता है हमेशा।
तो यहाँ अंदर जैसे बीज होता है कि जरा सा पौधा होता है, उसमें तो आंधी तूफान का नहीं कोई फ़र्क पड़ता ना। अगर हम कितना भी काम करें, अर्ली प्रेगनेंसी में बिल्कुल काम का कोई असर नहीं है। अगर ऐसे होता तो अनवांटेड प्रेगनेंसी लोग निकाल ही दिया करते हैं, है ना, रस्सी कूद के निकाल देते। तो ये तो बिल्कुल ही मिसकंसेप्शन है। अर्ली प्रेगनेंसी का तो पहले पता ही नहीं चलता था, बच्चा दूध पीता रहता था और कब प्रेगनेंसी होगी किसी को पता नहीं चलता था। 4th मंथ में जब बच्चा हिलने लगता है तब पता लगता है कि अच्छा मुझे लग रहा है कुछ है। तो सर्वाइकल लेंथ उसकी 41 mm थी, क्वेश्चन एक है। तो 41 अगर mm है तो पहले अबॉर्शन से कोई मतलब नहीं है, ऐसे तो किसी का भी लगा दो। लेकिन जो साइंटिफिकली कहते हैं कि अगर ये लेस देन 25 है तो वॉच करना है, 41 वाले को तो वॉच भी नहीं करना। तो इसको एवरी मंथ वॉच करना है। अगर पहले मिड ट्राइमेस्टर मतलब 5th-6th मंथ में टाइम से पहले डिलीवरी होगी है, प्री मैच्योर डिलीवरी होगी है, और तभी इस चीज़ का फ़ायदा है। अदरवाइज हम बेकार में इंटरफेरेंस करेंगे, कोई इसका फ़ायदा। क्वेश्चंस कहाँ हैं डायरी? क्वेश्चंस कहाँ हैं? आज वो लेके पुराने इग्नोर अवॉइड मतलब वो तो कॉन्ट्रासेप्टिव हर जगह बताया जाता है। आपके आसपास जो भी PSC होगी वहाँ जाके पूरी नॉलेज मिल सकती है, नेट पे भी मिल सकती है। उसके सारे कॉपर्टी बेस्ट है अगर 2 बच्चे हो गए तो। अगर हम बेस्ट पूछे तो मैं बता सकती हूँ। बेस्ट अगर पूछें तो कॉपर्टी है, एक बार ट्राई ज़रूर करनी चाहिए। ना सूट करे ये नहीं कि किसी की कहानी सुनिए, हम कहानी हमेशा ऑलवेज बैड इज़ द न्यूज़, गुड तो कोई न्यूज़ नहीं होती। जिन्होंने ऐसे गुड लगाया वो तो कहते हैं जी हम तो वैसे ही बड़े स्मार्ट हैं वो तो कभी बताते नहीं वो उन्होंने क्या किया। जिनकी फेल हो जाती है वो ही पता चलता है कि कॉपर्टी में प्रेगनेंसी होगी। और बताओ। सिस्ट का ऑपरेशन हुआ है, यूट्रस के बैक साइड में फ्लूइड आ जाता है, कंसीव नहीं हो पाता। नहीं, यूट्रस के बैक साइड में पाउच और डगलस में फ्लूइड होता है नॉमिनल सा, जो कि ओवुलेशन से भी होता है। यहाँ बैठो, उठ के नहीं जाना, यहाँ से बैठो। ओवुलेशन जब होता है तो जो ऐसे फूल की तरह हमारा फॉलिकल बनता है ये ओवरी में, और ये रप्चर होता है। रप्चर होता है तो ये पानी में होता है, जिसको सिस्ट बन जाती है कई बार, क्योंकि रप्चर नहीं होता। टेंशन से रप्चर नहीं होता, प्रोलैक्टिन बढ़ जाता है टेंशन से, और 99% में वही कॉज निकल रहा है। और इतना डिफरेंस मैंने देखा, मैं खुद हैरान हूँ। तुमने देखा, रेखा बताएगी कि पिछली महीने इवन वीडियो सुन के सबका प्रोलैक्टिन कम हो गया काफी हद। पिछले, तुमने भी नोटिस किया? अच्छा, क्या कंसीव हो गया है, और जो भी मैम ने बताया था उसके बाद ही मेरा सब रिकवर होना शुरू हो गया है? मैं कुछ अलग ही सोचती थी और कुछ अलग ही लोग। हाँ, वीडियोस देख के ही लोगों का प्रोलैक्टिन तो मैंने देखा, ये तो आप बता रहे हो, मैंने नहीं पढ़ी है। तो पिछले महीने हर एक का मोर देन 50 आ रहा था प्रोलैक्टिन, है ना। अब जैसे जैसे सबको उम्मीद हो गई क्या हो गया, इस महीने भी इतने कॉल्स आ रहे हैं, हम इतने देख रहे हैं, पेशेंट ऑनलाइन भी देख रहे हैं, तो सबका वही 20 के अराउंड आ रहा है। तो इतना फ़र्क पड़ता है। जब मैंने ये फर्स्ट टाइम लेक्चर सुना था, वो कहते हैं कि प्रोलैक्टिन का तो सैंपल बता के भी नहीं लेना कि आपका सैंपल ले रहे हैं। अगर ये बोल देना आपका सैंपल लेना है और उसमें वो डर गई, उसमें भी बढ़ जाता है। प्रोलैक्टिन का तो बातों बातों में चुपके से ले लेना है। अगर आपने एग्जैक्ट किसी का देखना है प्रोलैक्टिन, तो इतना सेंसिटिव होता है। उसका काम है जैसी टेंशन हुई सबसे पहले तो वो काम मत करो जो कि बहुत ज़रूरी नहीं है, जैसे कि एग बनाना, है ना। माँ बचेगी तो बेबी, तो कॉमन सेंस बॉडी के अंदर इतनी ज़्यादा है। डिलीवरी तो बहुत छोटा सा काम है, इतने बड़े बड़े काम बॉडी करती है, मैं तो हैरान हो जाती हूँ। और क्वेश्चन तो ये पाउच ऑफ डगलस का बता दिया। थोड़ा सा इसमें 10, 20, 50 ml मॉडरेट अमाउंट, अगर एक टॉपिक होता है उसमें भी कई बार मॉडरेट अमाउंट 50 ml तक फ्लूइड अपने आप एब्जॉर्ब हो जाता है। उसको वॉच करना होता है, ये नहीं कि घर भेज दिया, इसको रख के अल्ट्रासाउंड से देखते रहते हैं कि 50 का 100 तो नहीं हो रहा। अगर 100 हो रहा है तब एक टॉपिक में सर्जरी करने की, एक टॉपिक की सर्जरी करा रहे हैं, इतना घबरा जाते हैं ट्यूब फट जाएगी। ट्यूब नहीं फटती है आपका, जैसे ही, इसीलिए तो अर्लीस्ट 6 वीक्स पे जब भी 10 डेज ऊपर होते हैं यूपीटी करो, प्रेगनेंसी टेस्ट करो, और पॉजिटिव आया है तो अल्ट्रासाउंड कराओ। क्यों कराओ? इसलिए कि कहीं ट्यूब में तो प्रेगनेंसी नहीं है। ये हमारी ट्यूब होती है, और कई बार जैसे यहाँ से ओवरी में से आता है, यहीं पर सेटल हो जाता है। जैसे कोई दीवार पर पौधा लगा, हमारा और पौधे का हिसाब एक ही है। कई बार कहीं दीवार पे हो जाता है तो उसको हमें नहीं पौधा बनना ना वहाँ पे, तो उसको सुखाना है। तो सुखाने के लिए इंजेक्शन आता है बहुत अच्छा, मीथोट्रेक्सेट।
ये एक इंजेक्शन लगाओ और ज़्यादा ध्यान रखना है तो 2 लगा दो। आ जाओ आप प्लीज़, जाओ इसको भेजो घर अंदर। मैं एक्सरसाइज बताऊंगी। अभी नीचे से डिलीवरी होके सीधे आ रही है। बहुत ही तुम लोग का डर निकला। अभी 8 बजे डिलीवरी हुई है। हाँ 8-10 पे बेबी आउट का टाइम है। और परसों से कोई एग्जॉस्ट नहीं हुई। ऐसे हमारे अंदर जितनी ताकत है, भगवान कहते हैं ना, एक सेइंग भी है कि भगवान उतना ही जोर डालता है जितना हम बर्दाश्त कर सकते हैं। तो किसी भी मुसीबत में ये मत सोचो हमसे नहीं होगा, होगा। सबको इन्होंने हेमाटोमा के लिए तो ये इंजेक्शन लगता है, ऑनलाइन ही मैं ठीक कर दूंगी अगर किसी की एक्टोपिक हुई है तो। अल्ट्रासाउंड भेजो मुझे। हाँ सबको इन्होंने हेमाटोमा के लिए बताया मैम। हाँ, इसके लिए 1.5 सेंटीमीटर है। हाँ 1.5, ये इस पे बिल्कुल कंप्लीट रेस्ट करना है। ये एक केस है जिसमें कंप्लीट रेस्ट करना है। कंप्लीट रेस्ट मीन्स आपका सुसु पोटी भी बेड पे होगा ऑलमोस्ट। एडमिट करके 24 आवर्स, क्योंकि ये बढ़ ना जाए। कोई भी चीज़ अगर है तो उसका ये ध्यान रखना है कि बॉडी की अपने आप एब्जॉर्ब करने की ताकत कितनी है, और हमें ये सब डॉक्टर्स को पता है। तो इसको एडमिट करना पड़ेगा और हमें ध्यान रखना पड़ेगा ये बढ़े ना। जैसे कपड़ा, इसके वो चादर थी, जैसे कपड़ा कोई होता है तो अगर थोड़ा सा फटता है तो हम बहुत ध्यान रखते हैं ना, ये ज़्यादा ना फट जाए, रखते हैं ना। अगर हम उसको तब पहले दिन, ये पेशेंट भी कहते हैं अच्छा 1 दिन और देख लेते हैं। 1 दिन और नहीं देखना। अगर सब कोरियोनिक हेमाटोमा का मतलब है कि जहाँ से प्लेसेंटा जुड़ा हुआ था आपका, है ना, ये प्लेसेंटा होता है, ऐसे जुड़ा होता है वॉल पे, यहाँ कहीं ब्लीडिंग होगी, अंदर कहीं ब्लीडिंग हो गई, बाहर दिख भी नहीं रही, बाहर जरा बहुत निकली भी, लेकिन जब हमने अल्ट्रासाउंड किया तो यहाँ पे क्लॉट बना हुआ है। अब ये क्लॉट बढ़ता जाएगा, इसको बिल्कुल ज़रा भी जोर देंगे तो ये बढ़ जाएगा, तो बढ़ाना नहीं है इसको। पहले दिन ही रेस्ट, फर्स्ट 24 आवर ही इसमें इम्पोर्टेंट है। 7 मंथ पे वेजाइनल। सिस्टर क्या देख रहे हो? सिस्टर क्या देख रहे हो? बाद में देना, वो अभी मत दो। अच्छा बोलो। 7 मंथ में वेजाइनल पेन हो रहा है, क्या करें? 7th मंथ में पेन हो रहा है, वो तो दिखाना ही पड़ेगा। यूरिन इन्फेक्शन मोस्ट कॉमन कॉज है, लेकिन ये नहीं ऑनलाइन बता सकते ना। 7th मंथ में पेन हो रहा है, आपको विटामिन डी लगाओ, कमर से आ सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। और यूरिन इन्फेक्शन जो सबसे हार्मफुल है, यूट्रस में चला जाएगा। और जैसे हमारा गला ख़राब होता है, हम खांसते हैं, जब भी यूरिन इन्फेक्शन होगा तो आपको पेन स्टार्ट हो जाएंगे अगर यूट्रस में चले जाएंगे। 40 वीक्स हो गए मैम, नॉर्मल में प्रॉब्लम होगी? नहीं बिल्कुल, ये तो अभी मैंने केस दिखाया, प्लस 5 डेज ही देखते हैं। वैसे 7 डेज बुक्स में है, लेकिन 5 डेज पे एडमिट कर लेती हूँ। आजकल टाइम नहीं पास होता, और 2 दिन में 1 दिन में तो कोई फ़र्क नहीं है, है ना। 5 दिन भी मुश्किल से निकलते हैं। तो 5वें दिन एडमिट किया, 6ठे दिन पेन आए, 7वें दिन डिलीवरी होगी, जो बुक्स के हिसाब से 7 डेज पे इंड्यूस करना चाहिए। 41 वीक इसको बोलते हैं, जो ड्यू डेट है दैट इज़ 40 वीक। और बोलो। 7 ईयर की बेबी गर्ल है, प्रेगनेंसी नहीं हो रही, इसके लिए तो बस ये सब भीड़ बाढ़ ही आ गई। जब से मैंने एक गलती से वीडियो बन गई कि अगर एक बेबी है तो आपका थायराइड, प्रोलैक्टिन, और हस्बैंड स्मोकिंग करते हैं ज़्यादा, तो हस्बैंड के कॉजेज निकल रहे हैं। बस हस्बैंड का शुगर होता है और अल्कोहल पीते हैं, और गर्मियाँ हैं, हम गर्मियों में ट्राई करते हैं, सर्दी में जाके ट्रीटमेंट कराते हैं। ट्रीटमेंट कराने से नहीं हो रही ज़्यादातर की, या फिर थायराइड है, प्रोलैक्टिन है, शुगर है और टेंशन है। लेडी की टेंशन बहुत तंग करती है, और हस्बैंड की स्मोकिंग बहुत। हुक्का पी रहे, कल कोई आया, मैंने कहा पता नहीं था हुक्का पीना नुकसान, कहते नहीं, हमारे बुजुर्ग भी पीते थे, हम भी पीते, बच्चे तो सबके होते हैं। ये भी लोग सोचते हैं कि बच्चे तो सबके होते हैं। अब किसी के एसिडिटी होती है, किसी के नहीं होती, और भी फैक्टर साथ में होते हैं। शुगर भी बॉर्डर लाइन था, क्योंकि जब हम हुक्का पीते हैं, बैठे रहते हैं या लग्जरी में रहते हैं, तो शुगर भी तो बढ़ जाती है साथ में। तो उसका HB1AC भी, कल कोई आए थे, उसका 6.2 था ना। 6.2 का मतलब बॉर्डर लाइन है। ये यंग एज में 5.5 रहने चाहिए, तो बिना ये पहने तो गुजारा ही नहीं है। ये मैंने अपना लगाया, सुबह पहन लिया, शाम तक अपना पहने रहे, और एक्चुअली सच में पहले दिन तो दर्द हुआ था काफ मसल में, तो इसका मतलब जोर पड़ा था। अब उनको, अपने हस्बैंड को भी भेजती हूँ, तो एक दिन पहन के जा रहे हैं, एक दिन नहीं, कि जोर पड़ रहा है। अब धीरे धीरे उस स्टेज पे पहुँचेंगे। ये बाई चांस किसी ने कह दिया जिम में पहनती हूँ, ये तो मैं तो बहुत एक्सरसाइज करती हूँ, जिम में ये पहन के करती हूँ। 7 साल पहले ऑपरेशन हुआ था, ठीक है, 7 साल पहले ऑपरेशन हुआ था, अभी 4 मंथ प्रेग्नेंट। इसकी एक्सरसाइज बता दें, वो जा आ जाओ। अच्छा एक एक्सरसाइज बता दें हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स हैं, जैसे ये नीचे करना। सबसे पहले ये काफ मसल हमारे बहुत आजकल ढीले हैं, अभी मैं जो एंकल वेट पहने होंगे तो स्ट्रॉन्ग होंगे। ये अंदर लंबी करो, लंबे करो एक पैर को, रेखा को बुला लो, वो कराती है, खींचो।
हाँ एक लंबा करो, ये ऐसे, हाँ बेली डांस यही इसी प्रिंसिपल पे बना हुआ है। हाँ बैठ नीचे करना पड़ेगा आपको, नीचे आना पड़ेगा है। और कमर पहले दिन मेरा बस चले तो मैं सबको ऐसे बांध दूँ, दिखा ना, खोलो बस आ जाओ, इसको ऐसे बांध दें और करो, ये हम ऐसे बांध दें ना, अगर जो आप बेबी पोस्ट करो अपने हाथ से, हाँ ये कमर यहाँ से अपने आप हो गई। अगर सच में हम यहाँ से बांध देना आपको, आपकी अगर कमर में पहले गड्ढा था भी, क्योंकि आज मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी बॉडी की, जो जॉइंट सबसे ज़्यादा सॉफ्ट है रिलैक्सिन हार्मोन की वजह से, वो आज है पहले दिन। तो अगर हम जो करेक्शन आज कर देंगे वो करेक्शन भी हो जाएगी और वो नुकसान भी हो जाएगा। अगर आप उल्टा कर दें इसका, है ना, वो नहीं करना, हाँ उल्टा वाला नहीं करना कि आपने उल्टे लेट के जो नौकासन वगैरह है वो सब अभी नहीं करना। ये कर्व को बढ़ाना नहीं, आपने घटाना है, वो चीज़ करनी है जिसमें ये ब्लड यहाँ से प्रेस हो गया ना, मेरा हाथ नहीं जा रहा, ऐसे हो जाए। और वॉक करनी है तो बेल्ट पहन के, ठीक है। ये आपका वेट भी ज़्यादा है, ये देखो, इसे जैसे कहते हैं ना कि कसते हैं, चारपाई ढीली हो जाती है तो कसते हैं। अभी भी ढीला ही है थोड़ा। क्या ढीला, क्या ढीला, पेट तो ढीला हो गई इतना एकदम से, कैसे, पेट तो बाद में चला जाएगा, टमी की नहीं बात है, उसके लिए तो एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। ये आसान तरीका है कमर ठीक करने के लिए। जो कमर में मैं बताती हूँ ना, यहाँ पे हॉल ऑफ द बैक बन जाती है, अभी फोटो में बना दिखा देती है, जो बच्चे के प्रेशर से यहाँ पे बन जाती है, बन भी इसलिए, हाँ यहाँ पे जगह होती है, किसी के है, तुम सबकी ठीक है ना, हाँ यंग एज में जैसी है डिलीवरी के बाद ऐसी ही रहनी चाहिए। अभी भी है तुम्हारे, तो देखो ये बाहर से निकला हुआ है, तुम्हारे बेबी है नहीं, अनमैरिड है ना, हाँ तो इसके तो अभी है, पकड़ो, इसके तो अभी है, ये देखो ये क्या है, ये गड्ढा है, देखो ऐसे करके है कमर, देखो ये ऐसी शेप में, एस शेप में जो कमर है, पकड़ो, कुछ नहीं होगा, दर्द होगा, विटामिन डी लगवाओ और इसको मेरे मुट्ठी को इसको प्रेस करो, प्रेस करने की कोशिश करो करो, बेबी दे दो, आज तुम्हारी क्लास लगेगी, इसको दे दो बेबी को जल्दी से। अब नीचे पैर छू, अपने पैर छू, दोनों पैर चौड़े करके, हाँ ये अब यहाँ से ये सीधा हो गया ना, अब ऐसे करते रहना, अपना पूरा हाथ लगाओ, कम से कम लड़कियों का तो होना चाहिए ना, हाँ बस ऐसे ही चलना है तुमने, चलो आगे, चलो चलो इधर आ जाओ मेरे पास, आ जाओ, करो, रखो ऐसे, चलो घर में ये भी एक्सरसाइज है, चलो खड़े हो जाओ स्किपिंग करो, जब स्किपिंग करोगे स्ट्रेंथ आएगी, तो क्यों ढलकेगा, करो स्किपिंग, हाँ प्रॉब्लम में देखना दर्द होगा, विटामिन डी भी, चलो हो गई, आज तो किसी और की क्लास होगी। नाइन मंथ में प्लेसेंटा नीचे है, वो भी वो तो सबको कितनी बार, हाँ प्लेसेंटा तो नीचे है, 9th मंथ में तो नहीं होगा नीचे, कवरिंग द ऑस होना चाहिए, लोअर एंड टचिंग द ऑस तो मैं बता ही चुकी हूँ, उसका कुछ नहीं होता, अगर लोअर एंड तो लोअर आ ही जाता है। और पोस्टीरियर है, किसी का पोस्टीरियर भी कोई प्रॉब्लम है, मतलब कोई भी वर्ड लिखे अल्ट्रासाउंड वाला वही प्रॉब्लम है। 30 दिन का बच्चा है और 1-1 घंटे के बाद दूध के लिए उठती रहती है रात को। हाँ ये अपने अपने बच्चे होते हैं, इसके लिए रात को अंधेरा रखना पड़ता है, पूरा अंधेरा करना पड़ता है रात को, ताकि उसके अंदर रात दिन बने। आप लाइट जला के रखोगे और रात भर दूध देते रहोगे, पहले उसका अंधेरे में था पूरा, अब पूरे उजाले में रह रहा है, 1 हफ्ते में रात दिन बन जाता है। सिजेरियन से डिलीवरी हुई है तो क्या ड्राई फ्रूट ले सकते हैं? हाँ सिजेरियन से डिलीवरी ड्राई फ्रूट तो ले सकते हैं, फ्रूट ड्राई फ्रूट एक ही बात है, ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, इसमें घी होता है, तो दूध और ड्राई फ्रूट ही नाश्ता होना चाहिए लग्जरी का, लग्जूरियस सबसे बेस्ट नाश्ता ही दूध और ड्राई फ्रूट का है। ड्राई फ्रूट तो उनको मना करते हैं, हमने क्या किया है कि रोटी सब्जी खानी तो बहुत ज़रूरी है, दाल रोटी खानी तो ज़रूरी है, ये मान लिया, हाँ नहीं आप जाओ, इसको बंद कर दो दरवाजा इसका, मेरी बात ख़त्म होने दो, कि दूध दाल रोटी को तो ऐसे सोच लिया ज़रूरी है, वो खाना है, तो फिर इसके बाद हम आम से मोटे हो जाते हैं, हम अखरोट से मोटे हो जाते हैं, हम बादाम से मोटे हो जाते हैं, ये तो हमने
पढ़ लिया ना, कैलोरीज ज़्यादा होती हैं, आलू से मोटे जाते हैं। हम कुछ भी खाएं, हमारी कैलोरीज जो हैं जितना हम काम कर रहे हैं उतनी होनी चाहिए। और कुछ भी खाए में आपका कुछ फ़ैट होता है ना। फ़ैट हमारा जो प्रेगनेंसी में, लैक्टेशन में 30 ग्राम टोटल है। अब अगर आपने 50 ग्राम ड्राई फ्रूट खा लिए तो 25 तो यहीं चला गया। अब हमें कोई फ़ैट और नहीं खाना। ये बेसिक समझना है कि हमें 25-30 ग्राम मैक्सिमम 1 किलो महीने का फ़ैट खाना है। 30 ग्राम से 30 दिन के लिए 900 ग्राम का टोटल फ़ैट हमारी बॉडी को चाहिए। इतना तो हम दूध में ही चला जाता है। अब दूध में जाएगा वो लो फैट का पी लो, बल्कि ज़्यादा अच्छा है। इसका डिफरेंट होता है, जितनी डिफरेंट जगह से जाएगा फैट वो डिफरेंट क्वालिटी का पड़ते हैं ना। ओमेगा 3 ओमेगा 6 होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो बेस्ट होता है इसका ड्राई फ्रूट का। तो दूध बादाम पिन्नी बना के रखते थे, दूध और पिन्नी एक खा लेते थे, क्योंकि सुबह सुबह खाना नहीं बनता था, 11 बजे खाना बनता था। उसमें सारी चीज़ें सारे साल तो दे नहीं सकते, इसलिए 1 महीने देते थे। अब हम सारे साल ही अच्छा खा रहे हैं, तो डिलीवरी के बाद कुछ भी नहीं बदलेगा, सिजेरियन के बाद कुछ भी नहीं बदलेगा, क्योंकि हम तो जो बेस्ट पॉसिबल है पहले से ही खा रहे हैं, है ना। खा रहे हो नहीं खा रहे हो, पहले तो ये बताओ। खा रहे हो? दूध बादाम ले रहे हैं? कई लोग, मैं दूध नहीं पीती, दूध बादाम पिया जाता है क्योंकि इसमें दूध थोड़ा होता है। दूध से हमें बहुत लोगों को एलर्जी है, वो नहीं पी पाते हैं। तो दूध बादाम अपना आधा किलो दूध और उसमें 20 बादाम रात को डाले, किशमिश, खजूर, मखाने जो डाल सकते हो, इलायची, केसर जो डाल सकते हैं, जो घर में है सब डाल सकते हैं आप। बस एक ही चीज़ ये महंगी है, बाकी तो सस्ती हवा, धूप, पानी सबसे बेस्ट है। उसके बाद धनिया, पुदीना, कड़ी पत्ता, तुलसी, आंवला, है ना, प्याज, नींबू, अदरक, लहसुन भी मैं नहीं खाती, लेकिन चलो अच्छी चीज़ है। तो उसके बाद फिर सब्जियां आती हैं और फिर फ्रूट आता है सबसे लास्ट में। आपने सारा कुछ खा लिया अच्छा काम का, फैट भी हो गया। अब प्रोटीन हमें चाहिए जितना 1 ग्राम पर केजी, पर केजी भी नहीं, वो जिम वाले तो बोलते हैं 1 ग्राम पर पाउंड खाना है। हमारा नॉन वेजिटेरियंस का तो पूरा ही नहीं होता, 1 केजी भी लगा लो आप। तो हमें 100 ग्राम 70 ग्राम जितना वेट है, 50 ग्राम 60 ग्राम, प्रेगनेंसी में जैसे 10-12 ग्राम बढ़ा तो उतना ही हमें दूध ज़्यादा पीना है। तो 1 गिलास दूध, 20 बादाम एक्स्ट्रा खा लिया, सैलड आधा किलो खा ही लिया, वो तो वैसे भी चाहिए था, वैसे भी चाहिए। तो हमारी बस यही विदाउट प्रेगनेंसी डाइट है, यही जेंट्स की, यही लेडीज़ की, यही। अब इसके आगे जो ऐड करना है वो हम जितना ज़्यादा काम करते हैं, फुल्के हमें उस हिसाब से ऐड करने हैं जितना हम ईंधन है। वो तो प्रोटीन जाता है अगर हम बहुत सारे खाते हैं। जैसे पहले लोग 4-5 सुबह, 4-5 शाम को 10-12-15 फुलके खाते थे, आधा किलो या 1 पाव भी रोज़ का आटा खाया तो 7 ग्राम के हिसाब से 15 ग्राम उसका प्रोटीन गया। अभी हमने 1-1 फुलके खाना है तो खाओ ना खाओ एक ही बात है। हमने प्रोटीन के लिए आपको दूध ऐड कर दिया, प्रोटीन के लिए, कैल्शियम के लिए, फैट के लिए, ओमेगा 3 के लिए, सबके लिए एक दूध बादाम हो गया। उसके बाद सैलेड, सब्जी, स्प्राउट्स, ये दही, कड़ी पत्ता, तुलसी, पुदीना, ये सब खा लिया, प्रोटीन हो गया पूरा। और 1 किलो दूध में होता है प्रोटीन। 1 किलो दूध में जाके मुश्किल से 70 ग्राम प्रोटीन होता है, 50-60 ग्राम प्रोटीन मिलता है हमें। और इतना दूध पी के तो भूख ही नहीं रहती आजकल। तो इसलिए कोई शॉर्टकट ही नहीं है। पहले एक्सरसाइज करो, फिर भूख लगे, प्यास लगे, दूध पियो, खाना खाओ, फिर जाके ड्राई फ्रूट का नंबर, फिर फ्रूट का नंबर, फिर एंड में रोटी का नंबर। अगर फ्रूट खाना है तो फ्रूट और रोटी एक ही बात है, वो भी पुराना, वो भी पुराना। मतलब फ्रूट रोटी से बेटर नहीं है। अनार खा रहे हो, कलर खा रहे हो, एक अनार और चुकंदर एक ही बात है। पम्पकिन और पपीता एक ही बात है। भगवान ने सब्जी भी उस रंग की बनाई है, फ्रूट भी उस रंग का बनाया है। उसमें थोड़ा सा शुगर है तो वो स्वाद लगता है, किसी में नमकीन है, नमक है, खीरे में, लौकी में नमक नहीं है तो वो फीका लगता है। सॉल्ट, शुगर, फैट हर खाने की चीज़ में है। हम उसके बिना तो कुछ खा ही नहीं सकते। बहुतों को है कि सॉल्ट कौन सा खाएं, शुगर कौन सा खाएं। जिसने जो चीज़ बेचनी होती है उसका जिक्र करना शुरू करते हैं। गुड़ तो बेचा जा सकता है ना, तो चलो नई चीज़ बना दी, गुड़ बेचना शुरू कर दिया, शक्कर बेचनी शुरू कर दी। एक ही बात है। चीनी भी 19-20 का अगर है भी अंतर तो उतने के लिए हमने वो नहीं खानी है ना। जैसे हम खाना खाते हैं कि नहीं, हमारा यहाँ पे घर में खाया और जाके कहीं और जगह खाया, तो खाना तो वही था ना। खर्चा जो है 2 जगह खाया, डिफरेंट जगह, थोड़ा सा तो एडवांटेज होगा, वहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट अच्छा होगा, है ना, वहाँ पे म्यूज़िक चल रहा होगा, खाना तो वही रहेगा, तो पैसे भी उस हिसाब से ले सकते हैं हम कुछ एक्स्ट्रा दे के। तो आजकल गुड़ कोई नई चीज़ बना दी है। मीठा आपने खाना है तो
फिर सब एक ही बात है, फिर गुड़ बैटर कह सकते हैं कि खाना ही है, हमने तो डालना ही है। किशमिश उससे भी अच्छी है, खजूर उससे भी अच्छा है। शाबाश, ये हमारी तो लड़कियां बहुत तेज़ हो गई मेरे से भी। और ऑरेंज का और मौसमी का पूछते हैं लोग कि जूस पिए या ऐसे ही खाएं? नहीं, ऐसे खाओ। दांत देख लो अपने, अगर दांत हैं चबा सकते हो तो अनार का जूस मत निकालो, बिल्कुल कुछ नहीं निकलता है, वो तो वैसे ही छोड़ देता है। जब आप निकालते हो तो इतना पानी तो वैसे ही छोड़ देता है कि जूस का मज़ा ही लेना है। तो इतना पूरा पूरा अनार एक जने नहीं खाना, सबको खिलाने में जो मज़ा है वो खाने का है वैसे भी नहीं है। सबको खिलाना है, जो पानी बच गया वो जिसकी प्रेगनेंसी है वो खा ले, पी ले। डंपा इंजेक्शन लगवाया था। किसका? DMT इंजेक्शन डंपा लगवाया था। 2 साल से पीरियड नहीं आया। हाँ, किसी किसी को ओवर हो जाता है, कोई नुकसान नहीं है, लेकिन कई बार एकदम सप्रेस हो जाते हैं। और उसके बाद और खाई होंगी दवाइयाँ आयुर्वेदिक होम्योपैथी लाने के लिए। कोई भी दवाई खाते हो सब मिलती जुलती होती हैं, है ना। जब बॉडी को क्या पता कि आप कौन सी पैथी की दवाई खा रहे हो, अगर एक ही इफेक्ट आना है तो उसमें चीज़ भी मिलती जुलती होगी नहीं होगी। अगर कोई मेंसेस लाने की दवाई खा रहे हो तो किसी भी पैथी खा रहे हो, बॉडी को क्या पता कौन सी पैथी के खा रहे हो। अगर उसमें सेम रिएक्शन हो रहा है, सेम इफेक्ट आ रहा है, तो मिलती जुलती चीज़ होगी ना। जैसे गुड़ और चीनी मिलती जुलती होंगी तो वो दवाई भी मिलती जुलती होगी। चाहे कोई भी दवाई खाते हैं तो पहले सप्रेस कई बार ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि उसमें एक होता है डिपोर्ट होता है कि धीरे धीरे स्लो रिलीज़ करता रहेगा वो। तो उसका एकदम से जब धीरे धीरे इफेक्ट ख़त्म होगा तब तक कोई दवाई ना खाएं, उसका कोई नुकसान नहीं है ना आने का। यूट्रस से हमें एक ही काम था, बच्चे कराने थे, वो हमने करा लिए। अब हमारा कोई काम नहीं है, अब बस उसमें कैंसर स्क्रीनिंग देखना है, पैप स्मीयर कराना है। पैप स्मीयर ये सबका ही होना है। पैप स्मीयर इसलिए कराना है कि अगर कैंसर होने पे पता नहीं चलना चाहिए, पहले ही पता लगना चाहिए, 4 साल पहले पता लगना चाहिए। तो मम्मियों का अपने सबका पैप स्मीयर करा के और मेमोग्राफी ब्रेस्ट की 40 से शुरू करते हैं, लेकिन अभी 50-60 वाली मम्मियों का तो कराओ। करवा चौथ आने वाला है, गिफ्ट देना। 4th मंथ से कितनी खुश भी होंगे ना, जाके बोलोगे मम्मी आपका टेस्ट कराना है, कितनी खुश होंगे ना। और कुछ जाएगा भी नहीं तुम्हारा। 4th मंथ से कुछ जो अक्लमंद होते हैं ना वो सबका ख्याल रख लेते हैं, कोई इसमें एनर्जी नहीं लगती, एक इंटेंशन और थोड़ी सी अकल। ऐसे चलते चलते किसी का दिल बात कर लेते हैं, ठीक कर देते हैं किसी को, एक चलते चलते किसी का ख़राब भी कर देते हैं, मुँह सुझा लेते हैं। घर में आए हो, रौनक आनी चाहिए। इसके आने के बाद हमने हंसना बैठना शुरू किया, हमने टेबल लगानी शुरू करी। पहले तो ऐसे ही खा लेते थे, कुछ नया नया अच्छा अच्छा होता जाना चाहिए। ये नहीं कि आप भी अंदर घुस गए। मुझे ये नहीं समझ आता इतनी प्राइवेसी में करना क्या होता है। हाँ, बोलने में दिक्कत होती है, बोलने में मुझे भी दिक्कत होती है, मेरी आदत नहीं है बोलने की, लेकिन अब सरपड़े पे बोलना पड़ता है। बिल्कुल भी आदत नहीं, घर में बोलती नहीं हूँ, ये भी नहीं पूछता उनको, काम वालियों को बोला हुआ है कि जो मना है बना दो, पूछना मत। इतना कम बोलना पसंद है, लेकिन अब जब जहाँ जिम्मेदारी है, फ़र्ज़ है, तो बोलना भी चाहिए। 12 वीक्स में लो प्लेसेंटा है तो क्या नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है? नॉर्मल का कोई रिलेशन नहीं है। अगर ये सिरे चढ़ेगी तो नॉर्मल भी हो जाएगी। लो प्लेसेंटा वाली सिरे ही नहीं चढ़ती हैं, जितना मर्जी रेस्ट कर लो। लो प्लेसेंटा होता ही नहीं है, प्रैक्टिकली ज़िंदगी में मैंने 1-2 देखे हैं। ये लो लाइन को लो प्लेसेंटा बोल देते हैं। लो होता है जो कवरिंग डॉस होता है, तुमने देखा है निशा कोई लो प्लेसेंटा जिसमें कि बहुत एडमिट करना पड़ा हो 3 महीने के लिए? लो लाइन बिल्कुल। हाँ, लो लाइन तो ऊपर ही जाता है। जब ये मैंने बताया बहुत बार, पिछली वीडियोस देखो, वो नहीं जो मैं बता चुकी। जैसे ये जड़ होती है ना, तो यहाँ पे एक होल होगा, ये लो लाइन की तरह है कि ये हमारा पौधा इसके पास लग गया, इसके पास लग गया। इसको देखा करो, मेरा आउट ऑफ फोकस हो गया। ये पौधा इसके पास, तो इसकी जड़ें पागल थोड़ी हैं जो इसमें जाएंगी, है ना। वो तो इधर उधर फैल जाएंगी चारों तरफ भी, जड़ें तो चारों तरफ जाएंगी, लेकिन प्लेसेंटा को तो ऊपर जगह मिल रही है, वो ऊपर चला जाएगा। और जब हम नेक्स्ट करेंगे ना, पहले अल्ट्रासाउंड में वो ऐसे था, अब जब हम नेक्स्ट अल्ट्रासाउंड करेंगे तो वो यही जगह जो 1 सेंटीमीटर है, यही 1 इंच हो जाएगी, फिर वो ऐसे हो जाएगा। उसको ऊपर से ब्लड सप्लाई मिलेगी तो वो ऊपर ही जाएगा। इस शेप का होता है, जैसे प्लेट की शेप का नहीं, ये सुराही की तरह होता है, और प्लेसेंटा प्लेट जैसा होता है, जड़ की तरह होता है बेसिकली। लेकिन जड़ ऐसे लंबाई में फैलती है, ये एकदम जाके गुलाई में ख़त्म हो जाता है एक साइड से। ये ऐसा कुछ गोल और ऊपर से, हाँ, जैसे हमारी शैलो प्लेट होती है उस तरह से। मक्की की रोटी होती है, थोड़ी मोटी कर दो उसको। पीरियड्स रेगुलर करने के लिए कुछ बताइए। पीरियड तो अभी फिर मुझे कंसल्टेशन बुक करानी पड़ेगी, बहुत कारण हो सकते हैं। इवन थायराइड
अगर ठीक नहीं है, दवाइयाँ खा रहे हो, ये इस पर कंसकाउंट। और ये लोग सुबह 6 से 9, अब मैंने ड्यूटी लगाई है कि 6 से 9 सुबह जो फ़ोन आएगा वो उठाना है। सारे दिन हो नहीं पा रहा, अभी हमें पता ही नहीं था कि इतना रश हो जाएगा। ADD 8 सितंबर है, अभी ब्रीच परसिस्टिंग है, ब्रीच पोजीशन में है। तो कौन सा 8 सितंबर एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी 8 एक महीना 36 वीक्स है ना, 38 वीक तक 8 सितंबर है, तो आपने 25-26 तक वेट करना है, 25 अगस्त तक वेट करना है। और जो डॉक्टर अगर आपको 36 वीक्स पे कहता है ब्रीच का है या कोई बे मतलब की बात है, और प्री मैच्योर डिलीवरी ऐसे नहीं होती कि ज़रा सा बीपी है, ज़रा सा शुगर है, हर चीज़ का इलाज होता है। डॉपलर होता है, डॉपलर कराओ, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है। प्री मैच्योर डिलीवरी 37 वीक से पहले प्रीवियस सिजेरियन नहीं करानी। एक सेकंड ओपिनियन ले लो, मैं ये नहीं कह सकती, बहुत मुश्किल है बोलना, बहुत इतनी कॉम्प्लिकेटेड साइंस है, इतने डिफरेंट केसेस होते हैं, किसी का प्रीवियस क्या, डॉपलर बता सकता है, डॉपलर से बहुत कुछ पता लगता है। डॉपलर मतलब अल्ट्रासाउंड के साथ डॉपलर होता है, डॉपलर में ब्लड फ्लो दिख जाता है, अगर चीज़ का ब्लड फ्लो अच्छा है तो वो रहेगा ना, और शुगर और बीपी तो बहुत अच्छा कंट्रोल हो जाता है। इंसुलिन से नहीं डरना, इंसुलिन बेस्ट दवाई है, बस उसमें लगाना पड़ता है, तो क्या हुआ, बेबी के लिए पता नहीं कितना कुछ करेंगे। और दिखाना है हर हफ्ते, एवरी वीक चेकअप होगा, एवरी वीक। 38-7 भी चलो एक्सेप्टेबल है, लेकिन इससे पहले भी हो रहे हैं, और वो सिजेरियन इतना ख़राब होता है क्योंकि अभी एक लोअर सेगमेंट, हमारा जो लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन LSCS का मतलब है, लोअर सेगमेंट बना ही नहीं होता, तो ऑलमोस्ट अपर सेगमेंट में अभी इतना ऐसा होता है, अभी यहीं सिजेरियन हो जाता है ना। जब लोअर सेगमेंट पेन से बनेगा तब हमारा लोअर सेगमेंट हो पाएगा, ऐसे लगता है छोटा सा कट, कोई इसमें डरने की बात नहीं है। सिजेरियन बहुत भगवान नेचर इतना कुछ कर देते हैं, सब हील हो जाता है एक हफ्ते में। 7th मंथ में यूरिन की तरह पानी आ रहा है, दिक्कत वाली बात तो है। हाँ बिल्कुल दिक्कत वाली बात है, जाके दिखाओ। ये तो 7th मंथ में आ ही नहीं सकता यूरिन की तरह पानी, वो तो बेबी का ही आ सकता है। जो यूरिन की तरह पानी होता है वो बेबी का होता है। अब इसकी मजबूरी में प्री मैच्योर डिलीवरी, कल हमारी भी एक हुई है ना 34 वीक पे। 2 सेंटीमीटर हर्निया है, सेकंड बेबी प्लान कर रही हूँ, पहले हर्निया ऑपरेशन। हाँ पहले हर्निया कराओ, वो बढ़ जाएगा। पहले तो कंफर्म करना हर्निया है भी कि नहीं। स्टैंडिंग पोजीशन में हर्निया देखा जाता है, अगर आप लेट के देखते हो हर्निया गलत पता लगता है। स्टैंडिंग पोजीशन में अगर अल्ट्रासाउंड हुआ है और फिर हर्निया दिखाई दे रहा है, आप खांसते हो, वहाँ से उंगली जा रही है, तब वो हर्निया है। बेल्ट बांध के रखें, बढ़े ना, और करा लो ऑपरेशन, छोटा सा होता है। 4th मंथ से इचिंग हो रही है, 7th मंथ शुरू हो गया। आप ब्लड शुगर कराओ सबसे पहले, तो सबसे पहले ईचिंग हो रही है, इन्फेक्शन हो रहा है। शुगर तो हर महीने अपने आप ही करा के जाओ, शुगर, ब्लड शुगर, थायराइड, फास्टिंग खाली पेट, और ये रात के खाने के 8 आवर फास्टिंग होता है। आजकल जो मैं रिपोर्ट्स देख रही हूँ सबके, अगर डिटेल में पूछते हैं खाना कितने बजे खाया था, रात को 8 बजे, सैंपल कितने बजे दिया, सुबह 8 बजे, तो इससे 12 आवर फास्टिंग होगी। 12 आवर फास्टिंग में आपका 106 आ गया, आप खुश होगी, चलो 110 से कम है। जबकि अगर आप सुबह 6 बजे कराते हैं, रात को 8 बजे खा के, तो सुबह 4 बजे 8 घंटे हो जाते हैं। तो उस दिन रात को लेट खाना है, कम से कम 10 बजे खाना खा के, और 7 बजे भी 9 आवर हो गए। 9 आवर की वैल्यू 100 से कम आनी चाहिए, शुड कम हर एक की, लेस देन 100 इतना नहीं खाना। जब तक नेक्स्ट खाना नहीं खाना होता है, जब तक ये 90 ना आ जाए। तो अगर हमें सुबह ब्रेकफास्ट करना है, तब तक 100 सुबह होगी तो ब्रेकफास्ट के टाइम तक 90 हो जाएगी। 25 जून को डिलीवरी हुई है, अभी तक बैक पेन परसिस्टिंग है। विटामिन डी लगाओ, विटामिन डी सबसे पहले, और मम्मियों के लगाना, मम्मी के, पापा के, 4 तो मम्मी पापा हुए अगर हैं तो हस्बैंड अपने। 39 वीक है, बेबी दादी फिक्स नहीं हुआ है। हाँ 30 फिक्स तो कई बार मेम्ब्रेन रप्चर होने के बाद होता है, जब पानी छट जाता है, जब पानी छूटता है उसके बाद ही। एक्सरसाइज करो जल्दी से। चांदना मैम का नंबर लो, 944 नंबर बताना, 914 ना 99144 03216, ये है नंबर उनका। 9914403216। हाँ, एक हफ्ते क्या एक दिन भी एक्सरसाइज करते ना एंड के दिनों में, तो उसका भी फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि इतने सॉफ्ट होते जा रहे हैं एंड में।
जितने एंड में, यहाँ एडमिट होने के बाद भी हम कराते हैं तो इम्प्रूवमेंट हो जाती है डिलीवरी तक 12 घंटे में भी, क्योंकि एंड में सॉफ्ट हो रहे हैं ना, इसीलिए भारी चीज़ मना करते हैं। भारी चीज़ का मतलब एक भैंस है जो अंदर आना नहीं चाहती, आप उसको खींच के लाना चाहते हो, तो ऐसे भारी काम मना करते थे। जब आप खींचोगे तो आपका स्लिप डिस्क हो जाएगा ना। आ जाओ खींच के दिखाओ, खींचो एक दूसरे को, खींचो एक दूसरे को। जब आप इसको जोर से खींचोगे तो ये देखो, ये अंदर जोर पड़ रहा है ना, खींचो, ये अंदर जोर पड़ रहा है। अगर इसका पहले ही कर्व बना है तो ये स्लिप डिस्क हो जाएगा, लेकिन इससे ऑपोजिट अगर करेंगे तो अभी फ़ायदा भी हो जाएगा, है ना। आप अपना घुटना माथे से लगाओगे, बेबी पोज करोगे तो फ़ायदा भी अभी हो जाएगा। दिखाओ बेबी पोज सब करो तो कमर ऐसे नहीं होगी, वरना कमर ऐसे हो जाएगी। ये जो मैं कर्व कहती हूँ, ये कर्व नहीं बनना चाहिए। सारी क्लास का सबसे मेन तो मुझे बेनिफिट यही लगता है कि सबकी कमर ठीक हो जाए। ये सारे एक्सरसाइज हैं, बहुत अच्छी हैं। ये देखो हमारे नीचे के एंड, ये देखो वॉरियर पेस, गुस्सा आए तो ऐसे करना चाहिए, थक गए तो ऐसे करना चाहिए, कैट एंड कैमल, ये दोनों जो मैं पिछली वीडियोस देखोगे आपको दिखाई देंगे। ये पोस्ट कर देना, पोस्टर शुरू में ऐसे कर लो। न तेरी शान कम होती, न तेरा रुतबा घटा होता, जो गुस्से में कहा तूने वही हंसकर कहा होता। हंसना बहुत बड़ी चीज़ है, स्माइल करना। ये बैक की एक्सरसाइज है, बहुत अच्छी है। इससे पूरी बैक, ऐसे ही बैठे बैठे बैक की एक्सरसाइज कर सकते हैं। खाली एक इसको दोनों पैरों को पकड़ना है। बेबी पोज करोगे, कमर दर्द नहीं होगी, 1 in all एक्सरसाइज हो जाती है। करके दिखाओ दोनों पैर, और बड़ा आराम मिलता है करते वक्त। नहीं नहीं इतना खोलो नहीं, हाँ माथे से लगाओ, माथे से लगाने, हाँ ऐसे बस कोशिश करो। तो नीचे की जो मैं कह रही थी भैंस खींचने में होगी, आपकी डायरेक्शन उससे ऑपोजिट हो गई, तो ये करेक्शन हो रही है आखिरी दिनों में। डिलीवरी के बाद भी यही चीज़ कर सकते हैं। ये पोज डिलीवरी के नेक्स्ट डे करना है। हो रहा है ना सबसे। ये गठरी बन जाते हैं जब हमें दर्द होता है। अच्छा एक चीज़ और देखो, जब आपको दर्द होगा मान लो, तो क्या करोगे? ऐसे पैर मोड़ोगे ना, ऐसे करके बैठ जाओगे ना, सीधे लंबे नहीं कर सकते, ऐसे करके ऐसे करोगे ना। जब कैसे करते हैं? जब हमें दर्द होती है, दर्द हो रही है, क्योंकि ये यहाँ पे जहाँ से कंप्रेस हो रही है वेन, वो रिलीव हो जाता है प्रेशर। यहाँ पे जो कैसे कर्व बनेगा, ये कर्व बनेगा तो इधर से हमारा पास पास होगा, इधर से दूर दूर होगा, है ना। ये कर्व ऐसे बनना है अगर, तो हमारी बोन ऐसे ऐसे होंगी ना, ऐसे ऐसे जाएंगी ना, तभी तो कर्व बनेगा। तो ये जो पास पास हो रही है, हमने इसको ऐसे दूर किया। तो हम बिना दर्द के भी अगर ये चीज़ करेंगे, पेट बीच में आएगा तो हमें पैर चौड़े करके करना पड़ेगा, है ना। ऐसे करके भी हम कर सकते हैं, और ऐसे करके भी ऐसे करेंगे तो बैक एक को आराम मिलेगा। प्रेगनेंसी में अगर हो ही रही है, चलो ठीक तो बाद में करेंगे, पहले तो आज हो रही है, तो ऐसे कोई मल दे तो आराम भी मिलेगा। डिलीवरी के बाद भी मालिश करनी है ना, तो ऐसे करनी है, सीधे बैठो। डिलीवरी के बाद ये नहीं कि आप लेट गए और मालिश हो रही है तो फ़ायदा है। यहाँ बैठो, हाँ, और इसकी मालिश करो ऐसे। तो जब ये दोनों हाथों से ऐसे करते हैं, हाँ ऐसे ऐसे उल्टा ऐसे करती हैं वो मालिश वाली, ठीक है। आप रोक रहे हो तो आपकी एक्सरसाइज भी हो रही है। हाथ हवा में रखो, नहीं तो आपके जहाँ हाथ रख दोगे जोर वहीं पड़ जाएगा। ये ऐसे मालिश कर रही है तो आराम तो मिलेगा ही, आपकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी दोनों साइड, है ना। रोक रहे हो ना, तो जब भी आपकी बैक, घर में कोई बैक का काम ही नहीं होता आजकल। तो घर के लोग भी ऐसे एक दूसरे की मालिश कर सकते हैं आजकल। तो जैसे लॉकडाउन में ज़रूरत नहीं है किसी को नहीं बुलाना, तो वैसे ही देना होता है। ये नहीं कि बुलाया नहीं, तब भी नहीं बुलाए दे देते हैं। 2 साल पहले सीज़ेरियन हुआ है, अब 7 मंथ प्रेग्नेंट है, नॉर्मल हो सकता है? हाँ हो सकता है, अगर स्कार पे ना हो, स्कार पे प्लेसेंटा होगा तब बिल्कुल सिजेरियन होगा, क्योंकि वो निकलता नहीं है, स्कार में फंस जाता है प्लेसेंटा। बहुत ज़्यादा चांस होते हैं, कहीं भी फंस सकता है, लेकिन स्कार में और ज़्यादा चांस होते हैं ना। उतना टिश्यू उतना मज़ेदार नहीं होता ना जितना बाकी बिना स्कार के होता है। तो उसमें अगर प्रीवियस सिजेरियन है और स्कार पे मतलब एंटीरियर प्लेसेंटा है, कोई क्वेश्चन आया था पोस्टीरियर उस पर सिजेरियन, पोस्टीरियर में तो बहुत ही अच्छा है ना, स्कार से बहुत दूर है। पोस्टीरियर मीन्स पीछे वाली साइड, एंटीरियर आगे वाली साइड जहाँ पे इंसिजन लगा है, वहाँ पे अगर प्लेसेंटा है उसका सिजेरियन ही होना चाहिए 38 वीक पे। जैसे पेन स्टार्ट होने के बाद भी हो सकता है, वो ज़्यादा बेटर होता है एक्चुअली, क्योंकि बॉडी में पेन जो
बेबी आउट होने के बाद दूध बनना है, और इसी तरह जो ब्लीडिंग रोकने के हार्मोन्स हैं, जो डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग ना हो, पेन स्टार्ट होने के जब होता है तो ये सब हार्मोन्स एकदम से बढ़ जाते हैं। इतना कंप्यूटराइज प्रोसेस है ना, एक के बाद एक होता है। तो हम जितना मिनिमम इंटरफेयर करेंगे उतने सारी चीज़ें आगे आगे ठीक होती जाएंगी। और इसकी स्कार थिकनेस भी ज़रूरी नहीं है ठीक आ जाए, मतलब अल्ट्रासाउंड पे डिपेंडेंट हो गए ना ये। तो हमें क्लिनिकल इसके तरीके होते हैं, ऐसे दबा के देखना पड़ता है बिना पेन के। अगर वो बिना पेन की दर्द हो रहा है, जैसे कोई जख्म होता है, तो उसका सिजेरियन होगा। ये बताना बहुत मुश्किल है, ऑनलाइन आना पड़ेगा उसके लिए। लेकिन प्रीवियस सिजेरियन आ रहे हैं तो हमारे 50% से ज़्यादा 70% नॉर्मल होते हैं, लेकिन पेन की वेट करनी पड़ती है। एक हमने नर्सिंग होम और अडॉप्ट कर लिया है, वहाँ पे 16 कमरे हैं, तो कमरों की कमी नहीं है। नोज़िया के लिए होम रेमेडी बताइए। वो अदरक, ये चटनी जो बनाते हैं ना, चटनी फॉले, हाँ, एक तो 2 बातें हो गई। एक तो इससे ठीक होगी, दूसरी जो बेबी के लिए ज़रूरी है, जो हमारी बॉडी में नहीं है, फॉलिक एसिड। बाकी सब चीज़ हमारी बॉडी में, हम ना खाएं तो बेबी को मिल जाएगा, लेकिन फॉलिक एसिड, विटामिन बी और सी, ये स्टोर ही नहीं होता, क्योंकि नेचर ने, भगवान ने हर चीज़ में डाला हुआ है, हर चीज़ में। कोई घास से में भी है, तुलसी पुदीना तो बहुत, मतलब वीट ग्रास में भी है, गेहूँ की ग्रास में है, गेहूँ में नहीं है। जब हम चने बोते हैं तो स्प्राउट्स में है। तो जो चीज़ लिविंग है सिर्फ उसमें, हर चीज़ में है, करेले में है, मटर में है, छिलकों में है, मूली के पत्तों में है। लेकिन हम जो कुक कर देंगे तब उसमें डिस्ट्रॉय हो जाता है, क्योंकि हर चीज़ में है। और ऐसा तो नेचर बनी नहीं है कि हम कुक करके खाना खाएंगे। भगवान को पता ही नहीं था कि हम कुक करके खाएंगे, तो रेडी टू यूज़ बनी है। रेडीमेड कपड़े को जैसे हम फिर ऑल्टर कर रहे हैं। 2 ऑपरेशन हो चुके हैं, तीसरा ऑपरेशन हो सकता है? तीसरा तो ऑपरेशन ही होना चाहिए, अगर 2 हो चुके हैं तो ऐसे चलेगा। कल परसों में कि कितने हम 3, ऐसे तो रिकॉर्ड तो 6-7 का है, लेकिन 12-13 का भी है, लेकिन क्यों कराने हैं ना। 3 तो करा सकते हैं आराम से। उसके बाद क्या होता है, सारे आगे अंदर के ऑर्गन्स चिपक जाते हैं। जितनी बार सर्जरी होती है, पहला सबसे ईजी होता है, बड़े आराम से कर दो, एक ही बात लगती है। सारी दिक्कत आती है सेकंड में, और ज़्यादा आपको बड़े इंस्टीट्यूशन में जाना पड़ता है, चाहिए, क्योंकि हमारे ब्लैडर सबसे पास होता है वहाँ पे, वो चिपक सा जाता है। कोई भी रॉ सरफेस होगी 2 तो वो चिपक जाएंगी, फिर धीरे धीरे जितने होते जाएंगे, एक तो उतना हायर जाता जाएगा। अब आजकल मैं देख रही हूँ पहले ही हाई कर रहे हैं। पहला सिजेरियन जितना लो हो सके, जितना पेन्स में होगा, आप नेक्स्ट के लिए फिट हो, जितना लो करेंगे। पहले ये चीज़ की स्किल थी, जब हम लोग पढ़ते थे हमारी टीचर्स सिखाती थी। अभी आजकल सीखी ये बात, क्योंकि 2 ही बच्चे करने हैं, उसी हिसाब से सोच रहे थे, क्या फ़र्क पड़ता है, कैसे भी कर लो। तो इसलिए 3rd, 4th, 5th में, अदरवाइज 13 का रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड। लेकिन वो पहले डॉक्टर्स बहुत नीचे करते थे, पेन्स में नहीं हो रहा तब जाके ये गाइडलाइंस थी कि ऐसे नहीं करना, इलेक्टिव करते ही नहीं थे। ब्रीच का भी करना है तो पेन्स में आने दो, तब वो लोअर सेगमेंट बनेगा, तभी तो लोअर सेगमेंट से सेक्शन होगा। तो ब्रीच में भी जितने दिन अगर आप जाओगे, आधी रात जाओगे, प्रॉब्लम ये होती है कि आपको आधी रात पेन शुरू हुए, जो काम सुबह सुबह हो सकता है वो क्यों आधी रात करना। तो ऐसी जगह जाओ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्यों नहीं जाते लोग। सिजेरियन तो हर जगह सही होता है, कहीं भी चले जाओ, बल्कि ज़्यादा ब्लड बैंक वहीं होता है, सब अंदर अंदर होता है। अगर सिजेरियन ही कराना है तो हॉस्पिटल चले जाओ। दिल्ली में गंगाराम, लेडी हार्डिंग इतना अच्छा हॉस्पिटल है, स्पेशली गायनी का है, जाते ही नहीं लोग। 1 मंथ में बेबी मूवमेंट कम हो रही है तो क्या करना तो चाहिए? डॉपलर, अल्ट्रासाउंड विद डॉपलर, और थायराइड, शुगर, बीपी, सारा फुल चेकअप दोबारा होगा। ये तो बहुत, जैसे हमारा बेबी खेल रहा है और एक दिन सुस्त पड़ा है तो हम क्या करते हैं, दिखाने ले जाते हैं, तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन ये है कि कितना कम, पहले से कम नहीं, बिल्कुल नहीं घूम रहा है, पूरा दिन 12 घंटे नहीं घूमा तो एकदम इमरजेंसी है। लेकिन 12 घंटे नहीं घूमा और बीच में 2-4 बार घूमा, ये नहीं, जितना बड़ा होता जाएगा उतना कम घूमेगा ना। जैसे 7th मंथ में बहुत मूवमेंट है, अब 8th मंथ में कम हो गई। हाँ, ये एक्सरसाइज बड़ी अच्छी करी। कल मैं एक डांस देख रही थी तो उसमें वो ऐसे बैठ के और फिर ऐसे ऐसे घूम रहे थे, तो बड़ी ये अच्छी सही एक्सरसाइज थी वो। करो ऐसे बैठ के, एक जो राजस्थानी डांस होते हैं, ऐसे उठो, हाँ अब ऐसे उठ के अब घूमो ऐसे गोलाई में। ये पूरा बॉडी का इतना अच्छा एक्सरसाइज लगी मुझे, इतना
हाँ, अरे वाह, तुम लोग तो और भी अच्छा कर रहे हो। वेरी गुड। बेबी को तो कुछ नहीं होगा ना, पानी के अंदर है वो, समझ है तुम लोगों की विजुअलाइजेशन है। नहीं, वो कैसे घूमेगा, वो तो पानी में ऐसा लग रहा होगा कि किसी ने जैसे कोई बहुत बड़े तालाब में पानी को घुमा दिया आपने थोड़ा सा, पानी फिर भी नहीं घूमेगा। पानी तो बहुत एकदम झटका लगेगा तब घूमेगा, पानी स्टिल होगा अभी भी। जब आप घूम रहे हो तो सिर्फ आप ही घूम रहे हो, कोई आपका खाना थोड़ी घूम रहा है अंदर। हम खाना पचाने के लिए कोई ऐसे ऐसे थोड़ी करते हैं, वो तो अपने आप ही घूम। चलो, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। बंद करें अब, बोलिए मैम मुझे क्या करना चाहिए। ये सिमरन, अब मैं हम लोग बाद में जवाब देंगे। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।